देश के आम बजट के बाद से मिडिल क्लास नाराज है। इस नाराजगी को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बेवजह बताया है। जेटली ने कहा, मिडिल क्लास के लिए पिछले कुछ सालों में काफी कुछ किया गया है, जैसे इनकम टैक्स की छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाई गई, होम लोन और दूसरे निवेशों पर भी 50-50 हजार की छूट की सीमा बढ़ाई गई। मेरे 5 बजट उठा लीजिए, हर बजट में मिडिल क्लास को कुछ ना कुछ रिलीफ में देता हूं। इस बार सीधा मैंने 3 रिलीफ दिए। वेतन भोगियों को 8,000 करोड़ का दिया, पेंशनर्स और रिटायर्ड लोगों को 4,000 करोड़ का दिया, 12,000 करोड़। यानी कि पूरी नेशनल जो हेल्थ स्कीम है जिसकी वाहवाही हो रही है, वो लोग मानते हैं कि 8-10 हजार करोड़ में बन जाएगी, और 12,000 जिस वर्ग को दिया वो कहता है मुझे कुछ नहीं दिया। हर बजट में कोई ना कोई इस वर्ग के लिए मैं योजना लाता रहा हूं। और आज ये स्थिति है कि पहले मैं सोचता था कि 5 लाख तक, आज जिसकी 7-7.5 लाख तक की इनकम है, वो बहुत नॉमिनल टैक्स देकर, टैक्स नेट में तो रहेगा ताकि नेट छोटा ना हो, लेकिन अफोर्डेबल नॉमिनल टैक्स देकर वो एक स्वाभिमान का जीवन जी सकता है। बजट पेश किए जाने के बाद आंध्र प्रदेश की राजनीति गर्म है। चर्चा तो यहाँ तक हो रही थी कि तेलुगु देशम पार्टी एनडीए छोड़ सकती है। टीडीपी संसदीय पार्टी की बैठक में फिलहाल एनडीए में रहने का फैसला किया गया है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू और टीडीपी इस बात से नाराज हैं कि बजट में आंध्र प्रदेश की इच्छाओं का सम्मान नहीं किया गया। टीडीपी बेशक एनडीए में बनी रहे, लेकिन आंध्र प्रदेश में विपक्ष ने इस पर राजनीति शुरू कर दी है। लेफ्ट पार्टियों ने 8 फरवरी को आंध्र प्रदेश में बंद का ऐलान किया है। आरोप है, बजट में आंध्र प्रदेश के हितों की अनदेखी की गई है। केंद्र सरकार ने इस बार खरीफ की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1.5 गुना कर दिया है। साथ ही किसानों को कर्ज के लिए 11 लाख करोड़ का फंड दिया गया है। गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए 14.34 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाए। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में और किसानों को किसी प्रकार से सहायता की जाए, बजट के माध्यम से ये एक प्राथमिकता थी। इसके अलावा कृषि बाजार के लिए 2,000 करोड़ का फंड दिया गया है। गांव में इसके जरिए 22,000 हाटों को कृषि बाजार में बदला जाएगा और इन्हें सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। साथ ही 42 मेगा फूड पार्क बनाने की घोषणा की गई है। किसानों की स्थिति को और मजबूत करने के लिए और उनकी और आय को और बढ़ाने के लिए अनेक कदम प्रस्तावित है। एक तरफ सरकार ने बजट पेश किया तो दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा नरसिंहपुर में किसानों के समर्थन में धरने पर बैठ गए। यशवंत सिन्हा ने बजट को किसानों के लिए घोर निराशाजनक बताया। जो लोग बहुत देखते हैं कि बजट में संतुलन है कि नहीं, तो वो संतुलन भी गड़बड़ाया हुआ है। और कुल मिलाकर इसीलिए मुझे लगता है कि एक और मौका जो इस सरकार के सामने था, एक राहत वाला बजट पेश करने का विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए, वो करने में सरकार विफल रही है। वहीं बाबा रामदेव ने इस बजट को किसानों के लिए हितकारी बताया। जेटली जी और मोदी जी ने जो इस बार बजट दिया है, गांव, गरीब, मजदूर और किसान के अच्छे दिन लाने वाला बजट है। गांव के लिए सड़कें, गरीब के लिए मकान और किसान के लिए उसकी उपज का 1.5 गुना मूल्य देना, यह इस बजट की मुझे बड़ी प्राथमिकता लगता है। मुझे लगता है यह एक आम आदमी का बजट है, एक गरीब के हित का बजट है। व्यापारिक संगठनों ने भी बजट को किसानों के लिए फायदेमंद बताया। ओवरऑल अच्छा बजट है, कंजम्पशन ओरिएंटेड बजट है। इन्होंने एक 3-4 की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपकी एमएसएमई है, एग्री और रूरल सेक्टर है, सैलरीड क्लास है, वो सब के लिए बहुत अच्छी स्कीम्स की है। लाइक ये जो रूरल हाउस होल्ड के लिए जो हेल्थ केयर की स्कीम है, 10 करोड़ हाउसेज विल फैमिलीज को 5 लाख तक की हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट का इंश्योरेंस कवर, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बड़ी स्कीम है। बजट में दूसरा सबसे बड़ा ऐलान स्वास्थ्य बीमा को लेकर था। सरकार ने ऐलान किया है कि 10 करोड़ जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। इस व्यवस्था के दायरे में
करीब 50 करोड़ लोग आ जाएंगे। बहुत सारी तैयारी हो चुकी है, जैसे पैकेजेस की तैयारी बनी चुकी है। ये हॉस्पिटल को एम्पैनलमेंट करने का क्राइटेरिया बना हुआ है हमारे पास। हमने फ्रॉड कंट्रोल के ट्रिगर्स की भी बनाई हुई है, और जो आईटी बैकबोन की जो थोड़ी बेसिक फ्रेमवर्क है वो भी बना हुआ है। वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इस वादे को एक और जुमला करार दिया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बीमा के लिए बिना पैसा दिए ही योजना का ऐलान कर दिया गया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। अगर आप 10 करोड़ लोगों को 5 लाख का बीमा देंगे, प्रीमियम देंगे, 1% तो प्रीमियम होगा, 5,000 रुपया, तो 1.5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। कहाँ है 1.5 लाख करोड़? जब वित्त मंत्री ने सदन के पटल के ऊपर यह बात कही है और वो बजट के भाषण का हिस्सा है, तो ये सरकार की प्रतिबद्धता और उसकी व्यवस्था वो आगे करके दिखाएंगे। जैसे कि अभी आपने कहा, सरकार की तरफ से प्रावधान होगा। इवन कुछ चीजें CSR के थ्रू भी लाई जा सकती हैं, कुछ अन्य स्रोतों से भी उसकी व्यवस्था की जा सकती है। बजट के बाद मिडिल क्लास में खासी नाराजगी है। इस बार सरकार ने इनकम टैक्स के दरों में कोई बदलाव नहीं किया। The government has made many positive changes in the personal income tax rates applicable to the individuals in the last 3 years. Therefore, I do not propose to make any further changes in the structure of the income tax for individuals. यानी न आयकर छूट की सीमा बढ़ी, न टैक्स स्लैब में कोई बदलाव हुआ। राहत सिर्फ इतनी है कि 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा, यानी कुल आमदनी में से 40,000 कम करके टैक्स लगेगा। लेकिन इसके साथ ही 15,000 के मेडिकल बिल पर मिलने वाली छूट बंद हो गई। 19,200 रुपए का ट्रांसपोर्ट भत्ता भी बंद हो गया। शिक्षा और स्वास्थ्य सेस 3 से बढ़कर 4% हो गया। यानी मिडिल क्लास को हर तरह से झटका ही झटका लगा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि देश में करीब 55 करोड़ लोग मिडिल क्लास यानी निम्न और मध्यम वर्ग में आते हैं। 2014 में मिडिल क्लास के करीब 32% लोगों ने मोदी सरकार को वोट दिया था, जबकि 20% वोट कांग्रेस के पास गए थे। सत्ता में आने के अगले ही साल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि मिडिल क्लास अपना ख्याल खुद रखे। इस बजट में भी मिडिल क्लास को लेकर जेटली का रवैया कुछ ऐसे ही नजर आया। इस बार अरुण जेटली ने स्टैंडर्ड डिडक्शन स्कीम की दोबारा शुरुआत की है, जिसे 2005 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने खत्म कर दिया था। स्टैंडर्ड डिडक्शन में आपको 40,000 रुपए की छूट दी जाएगी, जिसका मतलब आपकी कुल सैलरी में से 40,000 रुपए घटाकर टैक्स का कैलकुलेशन किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही 15,000 का मेडिकल और 19,200 रुपए का ट्रांसपोर्ट अलाउंस खत्म कर दिया गया है। वेतन पाने वाले लोगों के लिए सिर्फ 5,800 रुपए की आमदनी इस छूट में टैक्स के दायरे से बाहर होगी। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी मेडिकल बिल जमा कराने की प्रथा खत्म हो जाएगी। ये मेडिकल अलाउंसेस जो थे ना इस देश के, वो डिडक्शन जो मिलता था वो आपको वो मैक्सिमम मिलता था 15,000 का जी। और 15,000 अगर आपने खर्चा किया और अनुभव से ये पाया गया कि यहाँ तो लोग क्लेम ने हर एक की तो बीमारी होती नहीं थी, और जिनको नहीं होती थी फिर उसकी टेम्पटेशन होती थी कि केमिस्ट की दुकान पर जाओ, फर्जी बिल बनवाओ, किसी केमिस्ट से ले लीजिए। क्या इस तरीके से देश चलना है? मैंने इसलिए उस सब को समाप्त कर दिया कि कोई मैल प्रैक्टिसेस ना हो और एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पर सारी सैलरीड क्लास को 40,000 रुपए। शेयर बाजार बजट के सदमे से उबर पाया है या नहीं, अब ये सोमवार को पता चलेगा। बजट में लॉन्ग गेन कैपिटलाइजेशन टैक्स का ऐलान होने के बाद से शेयर बाजार में निराशा का माहौल था। शुक्रवार को सेंसेक्स 840 अंक गिरा, जबकि निफ्टी में 256 अंकों की गिरावट हुई। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स का मतलब ये हुआ कि अब शेयर बाजार में 1 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई पर टैक्स लगेगा। खरीदने के 1 साल बाद शेयर बेचा तो 10% टैक्स देना होगा। 31 जनवरी 2018 से पहले की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो ये इतना बड़ा नहीं है, ये थोड़ा इमोशनल इश्यू है कुछ इन्वेस्टरों के लिए, लेकिन मोस्ट इन्वेस्टर्स ने ये ऑब्जर्व कर लिया है कि इससे कुछ इतनी सेंटिमेंट को हानिकारक है नहीं है। सरकार को उम्मीद है कि इस टैक्स के जरिए वो 2018-19 में 20,000 करोड़ रुपए की कमाई कर लेगी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर भी आंकड़ों की बाजीगरी दिखाई। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए कम करने का फैसला किया गया, लेकिन साथ ही 8 रुपए का नया रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाया गया है। 6 रुपए का पुराना रोड सेस खत्म कर दिया गया है, यानी पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए सेस बढ़ गया। इसी को बैलेंस करने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई। What we have done is कि 2 rupees excise on petrol and diesel is being reduced, and this is being converted into cess. So that is the only change we have made. So practically there is no impact on the final price of petrol and diesel.
It is without any change in the market price. To the consumer, there is no change. But 2 rupees kitty, which was coming from excise duty, that we have reduced and we have taken it to cess. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में इस बार रेलवे का किराया नहीं बढ़ाया। रेलवे पर करीब 1,48,000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया। ये पैसा पटरी बदलने से लेकर स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर खर्च किया जाएगा। स्टेशनों पर वाईफाई और सीसीटीवी की सुविधा पर जोर दिया जाएगा। 600 स्टेशनों को आधुनिक रूप दिए जाने का ऐलान किया गया। 3,600 किलोमीटर रेल पटरियों का नवीनीकरण होगा। इसके साथ 700 नए रेल इंजन तैयार किए जाएंगे। सुरक्षा वार्निंग सिस्टम पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा वडोदरा में रेलवे यूनिवर्सिटी बनाए जाने की घोषणा की गई है। रेलवे की कमाई बढ़ाने के मकसद से अब इसकी खाली पड़ी जमीन का कारोबारी इस्तेमाल किया जाएगा। बजट में मुंबई के लिए 51,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुंबई में लोकल का दायरा बढ़ाने के लिए 90 किलोमीटर ट्रैक का डबलीकरण होगा। इस काम के लिए कुल 11,000 करोड़ दिए गए हैं। The Mumbai transport system, which is the lifeline of the city, is being expanded and augmented to add 90 kilometers of double line track at a cost of rupees 11,000 crores. 150 kilometers of additional suburban network is being planned at a cost of rupees 40,000 crores, including elevated corridors in some sections. इसके साथ ही मुंबई के उपनगरीय इलाकों में रेलवे के विस्तार के लिए MUTP 3A के तहत 40,000 करोड़ रुपयों का इंतजाम बजट में किया गया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वित्त मंत्री की सराहना की तो शिवसेना ने इसे चुनावी बजट करार दिया। महाराष्ट्र में विशेषकर मुंबई की सबर्बन रेलवे जो मुंबई की लाइफलाइन है, उसको 40,000 करोड़ रुपया इस बजट के माध्यम से मिला है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। एक कहते हैं ना कि कल्पना ही वस्तुस्थिति उनको कुछ मालूम नहीं, ग्राउंड रियलिटी मालूम नहीं, बस कल्पना में ही ये बजट किया हुआ है और ये बजट दिखता है वैसा है नहीं। मंगलुरु में रैली कर रहे पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों को बजट में किए गए प्रावधानों के बारे में बताया। बजट में इस बार बेंगलुरु में रेल नेटवर्क के विस्तार पर जोर दिया गया है। इस काम के लिए 17,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बहुत जल्द बेंगलुरु में 17,000 करोड़ रुपयों की 17,000 करोड़ रुपए की लागत से 160 किलोमीटर लंबे सबर्बन रेलवे नेटवर्क पर काम शुरू हो जाएगा। ये नए सबर्बन नेटवर्क में 28 स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। इससे शहर के 15 लाख कम्यूटर्स को फायदा होगा। सरकार आलू, टमाटर, प्याज की फसलों के लिए ऑपरेशन ग्रीन शुरू कर रही है। साथ ही उसका जोर ऑर्गेनिक खेती करने पर भी है, जिसके लिए 200 करोड़ का फंड दिया गया है। इस बजट में ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की गई है। टमाटर, आलू, प्याज समेत सभी सब्जी उगाने वाले किसानों के लिए, फल फूल उगाने वाले किसानों के लिए एक एश्योर्ड व्यवस्था देगा, वो लाभकारी रहेगा। वित्त मंत्री ने बजट में देश के वरिष्ठ नागरिकों का ख्याल रखा। बैंकों और डाकघरों में जमा हर तरह की बचत के ब्याज से हुई आमदनी पर छूट 10,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। आयकर की धारा 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा योजना पर पहले 30,000 तक छूट थी, अब ये सीमा बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। गंभीर बीमारियों पर इलाज पर खर्च के लिए कटौती सीमा 60,000 से बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए कर दी गई है। मतलब 40,000 के अतिरिक्त खर्च पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। सीएम वय वंदना योजना के तहत मौजूदा निवेश सीमा को प्रति वरिष्ठ नागरिक के लिए 7.5 लाख रुपए की मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। मतलब पूरे 15 लाख रुपए पर अब आयकर छूट मिल सकेगी। हालांकि इस पर ब्याज पहले की तरह 8% रहेगा। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत अब 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का ऐलान किया है, जो पहले 5 करोड़ था। यानी सीधे तौर पर 3 करोड़ और महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। महिलाओं को ध्यान में रखते हुए 2 करोड़ अतिरिक्त शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कर्ज 2016-17 में 42,000 करोड़ था, जिसे इस साल बढ़ाकर 75,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे महिला रोजगार बढ़ेगा। नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने EPF योजना को 12 से घटाकर 8% कर दिया है। मतलब महिलाओं को सैलरी पर 4% का फायदा। यहाँ अभी ज्यादा ले लीजिए या भविष्य में ज्यादा ले लीजिए, लेकिन अगर आप ओवरऑल बजट में देखिए, मैं पिछले अगर 4 साल आपको बतलाऊं, मुद्रा योजना में मैक्सिमम लोन सेल्फ एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए महिलाओं को मिले हैं। वो भी SC ST और माइनॉरिटी की महिलाओं को मिले हैं। SC ST की महिलाओं को बहुत ज्यादा मिले हैं और महिलाओं को मिले हैं। ये जो हमारी स्वच्छ भारत की योजना है, 3.5 साल में आप 36% टॉयलेट से 76% पहुंच जाओ। इसका सबसे ज्यादा किस वर्ग को लाभ है? महिलाओं को लाभ है। तो एक प्रकार से जो गवर्नमेंट की जनरल स्कीम्स भी हम बना रहे हैं, उसमें भी महिलाओं का हित कहीं ना कहीं कुछ स्कीम्स में विशेष रूप से प्रोटेक्ट होता है। उद्योगों और लघु उद्योगों पर दी गई राहत पर भी सरकार और विपक्ष आमने सामने है। सरकार छूट पर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो विपक्ष ने सरकार के ऐलानों को जुमला करार दिया। मैंने अगर कॉर्पोरेट टैक्स का वायदा किया था, तो वो भी मैंने 0 से लेकर 250 करोड़ तक की जिसकी टर्नओवर है, यानी सारे SME सेक्टर जो है उसकी कंपनी है, उस सब का 5% कम कर दिया। तो इसलिए GST में भी छोटे ट्रेडर को, छोटे मैन्युफैक्चरर को 1.5 करोड़ की टर्नओवर को तक वाले को 1% टैक्स, जो कॉम्पोजिशन स्कीम पे 1%, यानी आपको 5% इनकम टैक्स और 1% GST, ये रेट दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, हिंदुस्तान में मिलेगा सर। और ताकि ये जो न्यू मिडिल क्लास बन रहा है ये और मजबूत होता जाए, ये उसका एक प्रयास रहा है। आदरणीय जेटली जी को मोदी जी के साथ रहकर आए दिन नए जुमले घड़ने की आदत पड़ गई है। लघु, सूक्ष्म और मझले उद्योग यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSMEs के बारे में शायद बजट में उन्होंने 3,597 करोड़ कर्ज के लिए रखा है। 3.6 करोड़ MSME हैं, यानी प्रति MSME मात्र 94,000 रुपया, और रोजगार सृजन की बात कर रहे हैं। सच ये है, GST की दोहरी मार ने इस देश के छोटे छोटे उद्योग और धंधा चलाने वाले और रोजगार का सृजन करने वाले आम जन मानस, व्यापारी और छोटे छोटे उद्योगपति पर एक ऐसा गहन संकट पैदा कर दिया है कि ज्यादातर फैक्ट्रियां या बंद हो गई हैं या उनके पास आज कोई क्रेडिट और धंधा नहीं है। बजट के बाद पहली रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को देशहित में बताया। बंगलुरु की जनता के सामने रैली में PM नरेंद्र मोदी ने बजट में किए गए प्रावधानों को गिनाया। इस वर्ष के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर किए जाने वाले खर्च में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने इस वर्ष देश भर में 9,000 किलोमीटर से ज्यादा नेशनल हाईवे बनाने का लक्ष्य रखा है। सरकार देश के 600 बड़े रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण करते ही काम हाथ में ले रही है। इसके अलावा उड़ान योजना के तहत 56 नए एयरपोर्ट और 31 हेलीपैड का काम भी शुरू किया जाएगा। बजट आने के बाद से श्रमिक संगठन नाराज हैं। यहाँ तक कि RSS का मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ भी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है। भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता तो वित्त मंत्री अरुण जेटली के घर को घेरने के लिए पहुँच गए, जिन्हें पुलिस को रोकना पड़ा। श्रमिक संगठनों का कहना है कि सरकार ने मजदूरों के हितों का ख्याल नहीं रखा। भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के साथ है। हमारा झगड़ा सरकार की नीति से है, किसी पार्टी की नीति से नहीं है। वित्त मंत्री महोदय ने 1 घंटा 50 मिनट का एक लंबा भाषण किया बजट को लेकर के। इस 1 घंटा 50 मिनट के भाषण में एक बार भी कर्मचारी, मजदूर, वर्कर ये शब्द नहीं आया। इससे ध्यान में आता है सरकार की कितनी प्रायोरिटी है कर्मचारियों को लेकर, मजदूरों को लेकर, इस कामगार को लेकर के। इसलिए भारतीय मजदूर संघ आज विरोध में खड़ा है।
गांव में इंटरनेट के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गांव में बनेंगे 5 लाख हॉटस्पॉट। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के लिए 3,037 करोड़ रुपए का आवंटन होगा।